नमस्कार, ये आपका भारत लाइव है। ये रेगुलर खबर नहीं है, एक ऐसी खबर आपके सामने लेकर के हाजिर हुए हैं जिस खबर ने बिहार में कहीं ना कहीं हंगामा मचा के रखा है। आंदोलन ज़बरदस्त ढंग से चल रहा है और इसको लेकर के कई तरह की बातें की जा रही हैं। सबसे पहले तो इस सवाल से शुरू करते हैं कि क्या नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव जिस बिहार के लिए लड़ाई लड़ते हैं, जिस बिहार की सत्ता पर काबिज होने के लिए हर युक्ति अपनाते हैं, वो चाहेंगे कि बिहार बर्बाद हो जाए? अगर भारतीय जनता पार्टी की बात माने तो भारतीय जनता पार्टी का यही कहना है कि कहीं ना कहीं बिहार को बर्बाद करने की साजिश रची जा रही है। ये बातें भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता और बिहार के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं संजय जायसवाल ने कही है। उसके बाद से आपने देखा होगा कि किस तरह के राजनीतिक माहौल बदल गए हैं। इस पूरे माहौल में कुछ बातें समझना आप युवा समाज को और अभिभावकों को भी बहुत जरूरी है। खास करके राजनीतिक दल से अलग आम नागरिक की अगर बात करें तो आम नागरिक को हर स्थिति में, चाहे वो आंदोलन हो या फिर योजना हो, उसका फायदा और घाटा दोनों झेलना पड़ता है। सवाल अब ये खड़े होने लगे हैं, कई लोगों ने सवाल खड़े किए हैं कि क्या राजनीति करने वाले लोग किसी भी सदन के सदस्य इस तरह के माहौल से रूबरू होते हैं? कभी उन्हें आंदोलन करते आपने देखा है? कभी उनके लिए कोई योजना बनती है उस पर विरोध देखा है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि अपने फायदे के लिए वो इस तरह की योजनाओं को सहर्ष समर्थन करते हैं और एक दूसरे के साथ खड़े होते हैं। पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी सदन के सदस्य रहे पप्पू यादव ने इस बात पर सवाल खड़े किए हैं कि जो सांसदों को, विधायकों को, विधान पार्षदों को, राज्यसभा के सदस्यों को, मंत्रियों को जो सुविधाएं मिलती हैं उन सुविधाओं में कटौती होनी चाहिए। हम बात इसकी नहीं कर रहे हैं। हम ये नहीं कह रहे हैं कि पप्पू यादव जो कह रहे हैं वो 100% सही है, लेकिन पंजाब में इस तरह की बातें सामने देखने को मिली थी। पूर्व विधायक और पूर्व मंत्रियों को जो सुविधाएं दी जा रही थी उसमें कटौती हुई और ये खबर बहुत दब गई। हालांकि हमने इस खबर को आपको दिखलाया था, लेकिन अब सवाल है इस देश के बेरोजगार युवाओं का, उनके अभिभावकों का और उस पर हो रहे आंदोलन का। एक तो सबसे पहली बात कि 2014 से पहले क्या होता था, इसको आप अगर दरकिनार भी कर देते हैं तो 2014 में जो होता था उससे बेहतर करने की बात कह के प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी को हम सभी ने समर्थन किया था और वो देश के गद्दी पर बैठे थे। उन्होंने कई वादे किए थे। इन वादों को लेकर के कितने वादे पूरे किए, कितना प्रतिशत पूरा किए, इसका कोई भी श्वेत पत्र जारी नहीं किया गया है। आपके पास कोई आंकड़ा नहीं होगा। आपके पास आंकड़ा होगा नोटबंदी किया गया, आपके पास आंकड़ा होगा कि कहां सर्जिकल स्ट्राइक हुई, आपको इस बात का पता होगा कि ज्ञानवापी में क्या हुआ, आपको इस बात का पता होगा कि जनसंख्या नियंत्रण में कौन कौन लोगों को रखना है, कौन कौन लोगों को नहीं शामिल करना है, जनसंख्या नियंत्रण में क्या कुछ करना है और जनगणना में क्या कुछ करना है। इसकी चर्चाएं जबरदस्त हो रही होंगी। किसी ने यह चर्चा नहीं किया कि आपके घर में चूल्हा कितने टाइम जलता है। यह सर्वे किसी ने नहीं कराया कि कितने गांव से कितने लोग पलायन कर रहे हैं। यह सर्वे रिपोर्ट किसी के पास नहीं है कि किस गांव से कितने बच्चे सेना में भर्ती हैं। यह आंकड़ा किसी के पास नहीं होगा कि जो लोग इस देश की सर्वोच्च सत्ता पर बैठे हुए हैं, चाहे किसी भी सदन के सदस्य हैं, उनके बच्चे किस सेना में हैं, किस खंड में हैं, कहां पोस्टेड हैं, यह आपको नहीं सुनने को मिला होगा। हां, इतना जरूर सुनने को मिला होगा कि इसी बिहार में जिस व्यक्ति को भारतीय जनता पार्टी ने अपना हिस्सा बनाया, उस व्यक्ति ने बयान दिया था कि सेना में लोग मरने के लिए ही जाते हैं। तो क्या यह अग्निपथ योजना जो है, चूंकि अग्निपथ और अग्निवीर इस पूरे शब्द से ही आपको समझ में आ जाएगा कि इस शब्द को गढ़ करके 2024 के चुनाव की तैयारी की गई थी। इसे और भी नाम दिया जा सकता था, लेकिन यह नाम, चलिए आपने नाम दे दिया। आपने एक स्कीम निकाली, आपको बहुत चिंता है देश के युवाओं की
जो कि चिंता 8 साल के बाद आई है, और तब आई है जब 1.5 साल चुनाव के बचे हुए हैं। 2024 में एक बार फिर से सत्ता में आप आना चाहते हैं, आपने ये स्कीम लगाया। आपने तो एक स्कीम ये भी लाया था उत्तर प्रदेश चुनाव के पहले किसानों को लेकर के। उसका क्या हुआ आपको पता है। भले ही आप चुनाव जीत गए हों, लेकिन वो काली तारीख जो है, आपने जो पूरे मुद्दे को बाहर ला करके और फिर उसे वापस लाया, तो ये बातें स्पष्ट हो गई कि आप में नीतिगत योजना का अभाव है। आप फैसलों को सोच समझ के नहीं लेते हैं, आप कान के कच्चे हैं, और किसी भी योजना को बनाने से पहले आप उस पर गहन विचार नहीं करते हैं। अब आपके ही प्रदेश अध्यक्ष अगर ये कहते हैं कि बिहार को जलाने की, बिहार को बर्बाद करने की कोशिश की जा रही है, तो निश्चित रूप से नीतीश कुमार जो कि सर्वोच्च सत्ता पर बैठे हुए हैं बिहार में, उनके तरफ से रिएक्शन होगा। हालांकि नीतीश कुमार ने कल बिहार बंद को लेकर के जो कॉल बुलाया गया था उससे अपने आप को अलग रखा था, लेकिन नीतीश कुमार के साथ रहते हुए जीतन राम मांझी ने अपने आप को इस आंदोलन का हिस्सा रखा था। उन्होंने स्पष्ट तरीके से कहा था कि जो युवाओं के साथ हो रहा है और जो अग्निवीर योजना आई है, इस योजना को लेकर के युवाओं में आक्रोश है और इस आक्रोश को शांत करना होगा। नीतीश कुमार पर यह आरोप लगा रही है भारतीय जनता पार्टी लगातार कि नीतीश कुमार सत्ता चलाने में अक्षम है, और इसे प्रमाणित करने का भी कोशिश कर रही है। विपक्ष लगातार इस बात को लेकर के सवाल खड़े कर रहा है। अब सत्ता में बैठे लोग भी सवाल खड़े कर रहे हैं, और आपने देखा होगा कि जिस तरह से गांव गिराम में पटीदारी की लड़ाई होती है, उसी तरह से यह लड़ाई अब दूसरे स्टेज पे जा रही है। किसने क्या कहा यह महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन किसने किस लहजे में कहा यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। कई लोगों को, लगभग 1 दर्जन के आसपास लोगों को विशेष सुरक्षा वायु श्रेणी की सुरक्षा दी गई। इसकी जरूरत क्यों आन पड़ी? 2 ही स्थिति होती है, या तो आप बहुत अच्छा कर रहे हैं तो आपको कई लोगों का विरोध करना, इसका सामना करना पड़ेगा, या आप गलत कर रहे हैं तो लोगों का विरोध का सामना करना पड़ेगा। अच्छे काम में जो आपसे, अब जैसे शराबबंदी को ही ले लीजिए, नीतीश कुमार ने शराबबंदी लागू की। शराबबंदी के बाद आपने देखा कि इसको लेकर के जिस तरह के माहौल पैदा हुए हैं, असफल रहा है। शराबबंदी को पूरी तरह से सफल नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि अवैध शराब की बिक्री और इसके कारोबार, काले कारोबार की फहरिस्त बहुत लंबी है। इसको लेकर के भी संजय जायसवाल ने सवाल खड़े किए थे। क्यों सवाल खड़े किए थे? आज जब आपके ऊपर सवाल खड़े हो रहे हैं, आपके इस स्कीम को जो सेना में भर्ती का है उस पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं, तो फिर आपको मिर्ची क्यों लग रही है? आप इसको समझ क्यों नहीं रहे हैं? लगातार आप अपने स्कीम को लाने के बाद पिछले 48 घंटों में, 72 घंटों में आपने कई परिवर्तन किए हैं, कई ऐसी बातें सामने लाई हैं जिसकी चर्चा आपने पहले नहीं की थी। इसका सीधा सा मतलब है कि आपके इस योजना में कहीं ना कहीं कमी है। जब विरोध होना शुरू हो गया तो आप इस योजना के नियमों को बदल रहे हैं, इसके योजना में बहुत सारी खामियों को दूर करने का कोशिश कर रहे हैं। सीधी बात है कि आप ये नहीं कह सकते हैं कि बिहार को जलाने की कोशिश हो रही है। अब सीधी सी बात है कि क्या कहा किसने। कुछ लोगों को तो यह भी पता नहीं है कि वो किस खेमे में जाएं, विरोध में जाएं या समर्थन में जाएं। नौकरी देना, सेवा के लिए विस्तार करना या लोगों को रोजगार देना, यह सरकार का काम और कर्तव्य दोनों है। क्योंकि सरकारें लगातार, भारतीय जनता पार्टी पर सवाल उठ रहे हैं कि जो भी सरकारी संस्थाएं हैं या तो उसका दुरुपयोग कर रही है या फिर उसे निजी हाथों में दे रही है। ऐसी स्थिति में क्या सेना को भी निजी हाथों में देने की तैयारी है? सवाल यह खड़ा हो रहा है। और कहीं ना कहीं सरकार का एक फर्ज यह भी बनता है कि जिस मुद्दे पर घर के गार्जियन की बात कर लीजिए ना, कि घर के गार्जियन कोई फैसला करते हैं, उस फैसले से घर के लोग अगर इत्तेफाक नहीं रखते हैं तो उस गार्जियन का फर्ज बनता है कि लोगों को अपने नीति, रणनीति और किस कारण से वो फैसला लिया गया है उसको समझाएं। लेकिन केंद्र की सरकार योजना तो ला देती है, नीतियां तो बना देती है, लेकिन उस पर चर्चा करने से
पिछड़ती है और जो लोग उसका विरोध करते हैं उसे राष्ट्र विरोधी बताती है। लोकतंत्र में सबको अधिकार है अपनी बातों को रखने का। बदली हुई परिस्थिति में आपने देखा होगा कि बिहार में सत्ता पर बने रहने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने कितना ज्यादा कॉम्प्रोमाइज किया है। हालांकि कॉम्प्रोमाइज नीतीश कुमार को करना चाहिए था, कम सीटों वाले नीतीश कुमार हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को कहीं ना कहीं लगता है कि नीतीश कुमार के बिना बिहार में सत्ता में वो नहीं रह सकती है, क्योंकि दूसरे खेमे में जो लोग हैं वो इस बात का स्पष्ट निर्देश दे चुके हैं, स्पष्ट कर चुके हैं कि वो भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं जाएंगे, क्योंकि उनकी मुख्य लड़ाई राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस की भारतीय जनता पार्टी से है। एक समय था जब सभी मिलकर के कांग्रेस का विरोध कर रहे थे, आज उससे भी बदतर स्थिति भारतीय जनता पार्टी की हो गई है। इस देश भर में जितने भी राजनीतिक दल हैं, कुछ को छोड़ दिया जाए, और कुछ लोगों को तो इस बात का एहसास तक नहीं है, अंदाजा तक नहीं है कि वो कौन सा फैसला लें। असमंजस की स्थिति में, जैसे पशुपति कुमार पारस असमंजस की स्थिति में है कि नीतीश कुमार के साथ रहें या फिर भारतीय जनता पार्टी के साथ रहें। जब उन्हें सत्ता में आना है, मंत्री बनना है, तो उन्हें नीतीश कुमार का साथ और सहयोग चाहिए। जब चिराग पासवान से अलग होना है तो उनके लिए सबसे मुफीद नीतीश कुमार होते हैं। लेकिन जब सत्ता मिल गई, मंत्री बन गए, तो यह फैसला नहीं कर पा रहे हैं कि अब नीतीश के साथ चले या फिर भारतीय जनता पार्टी के साथ रहें। उन्हें भारतीय जनता पार्टी के साथ रहने में, चाहे वो गलत नीतियां हो या सही नीतियां हो, जिस नीतियों पर लगातार देश भर में विरोध हो रहा हो, उस नीतियों के समर्थन में खड़े रहना हो, पशुपति कुमार पारस ये फैसला नहीं कर पा रहे हैं। अब इन सारी बातों को लेकर के आपने देखा कि किस तरह से बिहार बंद का आह्वान किया गया था, और बिहार बंद के आह्वान में भारतीय जनता पार्टी को छोड़ करके लगभग सभी दल शामिल थे, कुछ लोगों का मुख्य समर्थन भी था। और यही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी को इस बात के लिए बाहर निकल के कहना पड़ा कि भारत के इस फैसले को, देश के इस फैसले को, देश के सर्वोच्च पद से लिए गए इस फैसले को कहीं ना कहीं विरोध करना गलत है, और यह बिहार को जलाने की कहीं ना कहीं कोशिश है, एक योजना है। अब आप समझ सकते हैं, बार बार हमने भारत लाइव के माध्यम से अपील किया है कि जो भी युवा उग्र प्रदर्शन कर रहे हैं वो सरासर गलत कर रहे हैं। जब उनमें इतनी स्थिरता नहीं है, इतना संयम नहीं है, तो वो फिर सेना के काबिल ही नहीं है, क्योंकि सेना में शौर्य और संयम ये दो चीज़ें बहुत ज़रूरी होती है। अगर आप में बर्दाश्त करने की क्षमता नहीं है तो -0 डिग्री में आप कैसे इस देश की रक्षा कर सकते हैं? और अगर आप में शौर्य नहीं है तो फिर दुश्मनों से कैसे लड़ सकते हैं? ये तरीका नहीं है अपने ही घर को फूंक करके खुशियां मनाने का। कहीं ना कहीं विरोध का रास्ता गलत है, और इसका विरोध सभी कर रहे हैं। बार बार सवाल नीतीश कुमार पर भारतीय जनता पार्टी खड़ा कर रही है, उस सवाल का जवाब भारतीय जनता पार्टी को नीतीश कुमार की टीम ने दे दिया है। इस पूरे मामले पर नीतीश कुमार की चुप्पी इस बात की तरफ इशारा कर रही है कि सब कुछ लगभग समाप्त होने की स्थिति में है। एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी को नीतीश कुमार ने औकात दिखाई है। भारतीय जनता पार्टी जो दुनिया की सबसे ज्यादा संख्या वाली पार्टी बताती है अपने आप को, और इसमें कोई बताने वाली बात क्या है, वो है देश के अलग अलग कई राज्यों में सर्वाधिक उसकी सरकारें हैं, सबसे अधिक मुख्यमंत्री उसके हैं। इन सब के बावजूद भारतीय जनता पार्टी जब भी बिहार की तरफ देखती है तो ऊंट और पहाड़ वाली बात होती है। हमने कई बार आपको बताया है कि भारतीय जनता पार्टी जब भी स्वर उठाती है तो उसके सामने वो आंकड़े नजर आते हैं, जिन आंकड़ों की चर्चा हमने पहले भी आपको की है। इस योजना के पहले, इस स्कीम को आने से पहले हमने आपको बताया था कि इस देश में 2024 में सबसे अहम मुद्दा जो होने वाला है और वो नरेंद्र मोदी की सरकार को ध्वस्त कर देगा, बदल सकता है, तो वो थी बेरोजगारी। बेरोजगारी के मुद्दे पर जहां राज्यों पर उंगली उठ रहे हैं, वहीं केंद्र की सरकार पर भी उंगली उठ रहे हैं, और खास करके नरेंद्र मोदी कटघरे में हैं, क्योंकि उन्होंने 2014 में वादा किया था कि वो 2 करोड़ लोगों को, यानी कि 5 साल में 10 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे। लेकिन जब 2019 का चुनाव आया तो रोजगार कोई मुद्दा नहीं था, सिर्फ सर्जिकल स्ट्राइक एक मुद्दा बन गया, जिसमें
पाकिस्तान को ध्वस्त करने की बात तक कही गई। कहा गया कि पाकिस्तान के घर में घुस करके, उससे पहले जो भारत पे हमले हुए थे, हवाई हमला हुआ था, उस सारी चीज़ों को लेकर के क्या कुछ निकल के सामने आया था, उस पर हम चर्चा नहीं करेंगे। लेकिन इस बात की चर्चा जरूर करेंगे कि ये युवा देश अब अपना हक अधिकार मांग रहा है। भले मांगने का तरीका गलत हो, लेकिन सरकारें उसे देने में सक्षम नहीं है। नीतीश कुमार को यह बात लग रहा है कि अगर युवा आक्रोशित है तो कहीं ना कहीं नीति में कोई ना कोई अंतर जरूर है। जिस तरह से कृषि कानूनों को वापस लेना पड़ा था, उसी तरह से भारतीय जनता पार्टी पर लगातार दबाव उसके सहयोगी भी कर रहे हैं, जिसमें नीतीश कुमार की टीम भी है, कि इस पूरे योजना को वापस लिया जाए। भले ही 2 साल के अंदर में सेना में कोई बहाली नहीं हुई है। ये बातें बहुत गर्व के साथ रक्षा मंत्री कहते हैं। तीनों सेनाओं के प्रमुख आकर के बैठते हैं, जिनका हम बहुत सम्मान करते हैं, बहुत आदर करते हैं कि उन्होंने देश की रक्षा के लिए अपने आप को हमेशा कुर्बान करने के लिए तैयार रखा है। लेकिन क्या इस देश की सरकार सबसे बड़ी हो गई है, जो कुछ भी फैसला कर ले और उसके फैसला के पीछे लोग चलना शुरू कर दें? या तो ये स्थिति अराजक है, या फिर कहीं ना कहीं डेमोक्रेसी का हनन है। कोई भी जो आंदोलन हो रहे हैं बिहार और यूपी में या अन्य राज्यों में, उस आंदोलन के तरीके को निश्चित रूप से गलत कर सक रहा है, बता सकता है, लेकिन आंदोलन गलत नहीं है, यह बात सभी कह रहे हैं। 4 साल के लिए अगर किसी को ट्रेनिंग दे करके, और इसमें कई तरह के तर्क आ रहे हैं, कई बुद्धिजीवियों को, कई पत्रकारों को, कई लोगों को यह बात कहते सुना गया है कि जहां कुछ भी नहीं है वहां कुछ तो चाहिए। मैं उन लोगों से कहना चाहता हूं कि जब कुछ भी नहीं है तो कोई समस्या नहीं है, लोग उसके लिए प्रयास करेंगे। लेकिन कुछ दे करके सब कुछ ले लेना, यह कहां से उचित है? वो युवा जो सपना देखना शुरू करते हैं, आप अगर अपने एसी रूम से बाहर निकलिए, सड़क पे आइए, आपने देखा है कि रेलवे को क्या नुकसान हो रहा है। आपने देखा है कि निजी कंपनियां जो हवाई जहाज चला रही हैं उनको कितना फायदा हो रहा है। कहीं ना कहीं एक साजिश के तहत यह सब कुछ हो रहा है, जिसकी चर्चा लगातार चल रही है। कहा यह जा रहा है, जो लगातार विपक्षी भी सवाल उठा रहे हैं और युवा जो आंदोलन कर रहे हैं, उनका कहना है कि हमें 4 साल के लिए बंधुआ मजदूर बना करके हमें फिर से मजदूरी करने के लिए मजबूर किया जाएगा। हम निजी क्षेत्रों में जाएंगे और वहां हमारे श्रम का दोहन होगा, हमारा दोहन होगा, और हम मजबूर होंगे, क्योंकि हम क्या कर सकते हैं उसके बाद। सेना की नौकरी करने का लालसा पाले, अपने आप को कुर्बान करने के लिए तैयार करने वाले उन युवाओं को आपने देख सकते हैं। अगर अपने घर के बाहर निकलें, सड़कों पर गुजरें, तो गांव गिराम में आपको वो बच्चे सुबह सवेरे दौड़ लगाते नजर आएंगे। वो दौड़ क्यों लगा रहे हैं? क्या 4 साल की नौकरी के लिए? 4 साल की नौकरी तो आप यूं ही दे रहे हैं, और आप कहते हैं कि ये 12 लाख रुपए जो आपको मिल रहे हैं, उस रुपए से आप रोजगार कीजिएगा। कौन सा रोजगार? पिछले 8 साल में आपने एक पकौड़ा रोजगार बताया था। उस रोजगार में भी आपने किसी तरह का स्वायत्ता नहीं दिया, न उसकी ट्रेनिंग दी कि पकौड़ा बनेगा कैसे। और अगर पकौड़ा बनेगा भी तो तेल इतना महंगा हो गया है, क्या उन्हीं कारपोरेट लोगों को उस तेल की महंगी कीमत में पकौड़ा तलवाना चाहते हैं आप? यह सवाल बड़ा है, और इस सवाल का जवाब सभी खोज रहे हैं। सत्ता में बैठे लोग, अगर उनका पलड़े पर रखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी को छोड़ करके बाकी सारे लोग दूसरे पलड़े पर आ गए हैं, और पलड़ा कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की तरफ झुका हुआ है। यानी कि भारतीय जनता पार्टी का पलड़ा कमजोर पड़ रहा है। और ऐसी स्थिति में ये जो स्कीम है सेना में भर्ती का, अग्निपथ स्कीम को कहीं ना कहीं एक बार फिर से विचार करना होगा। इसके छोटे छोटे पार्ट जो आप बदल रहे हैं, लगातार ये बातें आ रही हैं कि अब ये बदलाव हुआ, अब ये बदलाव हुआ, पारा मिलिट्री फोर्स हो या अन्य जो चीज़ें हैं,
अन्य विभाग हैं उन विभागों में आप लोगों को समायोजित करेंगे। 25% लोगों को आप सेना में बहाल करना चाहते हैं, 10% को आप अलग जगह देना चाहते हैं। लेकिन क्या इस 35% के बाद वो 65% लोग क्या करेंगे? या तो अक्षम लोगों को आप चुन रहे हैं, 65% अक्षम लोगों को आप जबरदस्ती ट्रेनिंग दे करके और आगे के लिए उनका जीवन फुल स्टॉप लगाना चाहते हैं, या फिर सेना को आप उस तरह से देख नहीं रहे हैं। अब तक दुनिया में सबसे ज्यादा अगर किसी सेना की चर्चा होती है, किसके साहस और शौर्य की चर्चा होती है, तो वो है हिंदुस्तान की सेना। क्या हिंदुस्तान की सेना में ऐसे 65% अक्षम लोगों को आप भरना चाहते हैं, जिन्हें आपको 4 साल बर्दाश्त करने का भी क्षमता नहीं, 4 साल के बाद निकाल देंगे? निश्चित रूप से ऐसे लोगों को हे भावना जरूर होगी। जिस तरह से आपने देखा नीतीश कुमार जी ने बिहार में नियोजित शिक्षकों को ला करके और मुख्य शिक्षक जो थे, सरकारी सेवक जो थे, उनके सामने एक बंधुआ मजदूर की तरफ पेश किया, जबकि इनमें क्षमता की कमी नहीं थी। मैं सभी लोगों की बात नहीं कर रहा हूं, मैं कुछ लोगों की बात कर रहा हूं कि नियोजन ला करके नीतीश कुमार ने कहीं ना कहीं शिक्षा दान करने वाले उन लोगों को उन्हीं के स्कूल में द्वयम दर्जे का अधिकार दिया और इसके लिए काफी आंदोलन हुए, लेकिन लोगों ने किसी न किसी तरह से एक्सेप्ट कर लिया। आज शिक्षा का स्तर बिहार में क्या है, इससे कोई अछूता नहीं है। क्योंकि जब किसी भी व्यक्ति के, आप सेना में समझ लीजिए ना, ये 4 साल वाले जाएंगे तो सेना के जो रेगुलर जवान हैं वो इनके साथ कैसा व्यवहार करेंगे, शायद आपको इसका अंदाजा नहीं है। और अगर निकल करके आए और कहीं इनकी मानसिकता उन सेना के जवानों से आक्रांत हो गई, इनके मन में यह बात बैठ गया कि हमें द्वयम दर्जे का कहा जाता है, तो फिर इनके आगे के जीवन में कई ऐसी बातें सामने आ सकती हैं जिसकी आशंका व्यक्त की जा रही है कि ये मुख्य धारा से अलग हो सकते हैं। हमने आपको एक उदाहरण दिया था कि मुंगेर में बंदूक फैक्ट्री थी, उस फैक्ट्री में आसपास के लोगों को, बिहार के लोगों को मौका दिया गया था, नौकरी कर रहे थे बंदूक बनाने का। ट्रेनिंग इतना हो गया कि लोग पूरी तरह से परंगत हो गए और सबसे बढ़िया बंदूक कहा जाता था कि मुंगेर में बनती है। लेकिन फैक्ट्री के बंद होने के बाद क्या हुआ, लोगों ने बंदूक बनाकर, हथियार बनाकर के गलत लोगों के हाथ में सप्लाई करना शुरू कर दिया। क्या इस तरह की योजना आप बनाना चाहते हैं? खैर, इस देश में आपको याद होगा कि स्किल डेवलपमेंट की शुरुआत हुई थी नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी, जेपी नड्डा जी और संजय जायसवाल जी, खास करके गिरिराज सिंह जी को भी मैं कहूंगा, और जिनके क्षेत्र में सबसे ज्यादा विरोध हो रहा है उनसे भी मैं कहूंगा। बिहार में 39 सांसद आपके हैं, अलग अलग जिला में हैं। एक सांसद जो दूसरी पार्टी का है, उसके क्षेत्र को छोड़ करके बाकी पूरे बिहार में आंदोलन हो रहे हैं, छात्र उग्र हो रहे हैं। क्यों नहीं समझा पा रहे हैं आप? इतना बात तो जरूर आपको समझ में आ रही होगी कि आपने स्किल डेवलपमेंट शुरू किया था, उसके मंत्री हुआ करते थे, बिहार से ही थे। राजीव प्रताप रूढ़ी को आपने उसका अधिकार दिया था और उन्हें आखिर पद से क्यों हटाना पड़ा? दो ही बातें ना हो सकती हैं, या तो वो अपने काम में सफल नहीं थे या बहुत अच्छा कर रहे थे, तो आपको लगा कि इतने लोगों को रोजगार कहां से देंगे हम अगर स्किल्ड हो जाएंगे तो। पिछले 2-2.5 सालों से इस देश के लोग, दुनिया के लोग कोरोना जैसे महामारी से आक्रांत हैं। मैंने अपनी आंखों से देखा है, तस्वीरें भी मैंने साझा की थी कि किस तरह से बिहार के लोग उस करकट के घर में रहने को मजबूर हैं। एक टब खोद करके उसमें पानी का जमा कर दिया था, उसी में नहाने धोने के लिए मजबूर हैं, उसी में कपड़े भी धो जाते हैं, उसी में लोग नहाते भी हैं। ऐसे जीवन से तो बेहतर है कि वो अपने गांव में आए और रोजी मजदूरी कर लें, लेकिन यहां भी वो व्यवस्था नहीं है। नीतीश कुमार जी, ये मौका है आपके पास इस देश के लोगों को, बिहार के लोगों को एक बार फिर से सबल देने का, लेकिन तरीका सही होना चाहिए। आंदोलन करने वाले लोगों से एक बार फिर मैं अपील करूंगा, और खास करके ये पूरी योजना जो है
पूरी रणनीति जो है इसमें राजनीति का पुट बहुत ज़्यादा नजर आ रहा है। राष्ट्रपति चुनाव में एकमत होने से पहले अग्निपथ का आना, इसका विरोध होना और विरोध में भारतीय जनता पार्टी के सहयोगियों का शामिल होना इस बात की तरफ इशारा कर रहा है कि वास्तविकता से अलग कुछ राजनीति हो रही है और इस देश में हर योजना के बाद राजनीति शुरू होती है और उसका पैमाना इतना बड़ा हो जाता है कि योजना ध्वस्त हो जाती है। इसका सीधा सा मतलब है कि पिछले 8-9 सालों में जो योजनाएं बन रही हैं वो सवाल के घेरे में हैं। अपनी पीठ अपने थपथपाने वाली भारतीय जनता पार्टी को कहीं ना कहीं अपने अहम दम्भ से बाहर निकलना होगा और इस देश के आम लोगों से राय करना होगा, वरना हाल वही होगा स्किल डेवलपमेंट वाला और कहीं ना कहीं इस देश के युवा गलत ट्रैक पर जाना शुरू कर देंगे। आज ये आक्रोश सिर्फ इसलिए नहीं है कि ये स्कीम आई है, यह आक्रोश इसलिए है कि बेरोजगारों की संख्या बेतहाशा बढ़ रही है। सरकार को इस पर ध्यान देना होगा और खास करके उन युवाओं को भी, आप ही के शहर से, आप ही के क्षेत्र से, आप ही के अगल बगल से IAS IPS भी निकाल रहे हैं बिहार के लोग, उत्तर प्रदेश के लोग। आप भी अपने आप को तैयार कीजिए और अपने दम पर। लेकिन सबसे बड़ी बात यह होती है कि आखिर सरकार जब नौकरी ही नहीं देगी तो लोग करेंगे क्या? नौकरियां सीमित हैं और संख्या बेतहाशा। ऐसी स्थिति में इस योजना को अगर ढंग से लाया जाता तो निश्चित रूप से इसका फायदा उन युवाओं को मिलता जो सेना में जाना चाहते हैं, देश की सेवा करना चाहते हैं और उसके लिए वो लंबे समय से तैयारी कर रहे हैं। इस पूरे माहौल में राजनीति बहुत लंबी हो रही है और इस राजनीति में नीतीश कुमार ने कहीं ना कहीं राजनीतिक रूप से ही, अगर नीतीश कुमार चाहते तो शांति से बैठ करके इस बात को किया जा सकता था, लेकिन जिस तरह के बयान आ रहे हैं उसमें साफ लग रहा है कि एक दूसरे को नीचा दिखाने और कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को औकात बताने के लिए नीतीश कुमार तैयार हैं। कारण कि नीतीश कुमार को इस बात का अंदाजा है और भारतीय जनता पार्टी भी यह बात जानती है कि अगर वो नीतीश कुमार का साथ छूटता है तो नीतीश कुमार तो सत्ता में रह जाएंगे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी सत्ता से बेदखल हो जाएगी और 2024 के चुनाव में ये घाटे का सौदा होगा भारतीय जनता पार्टी के लिए। इसलिए भारतीय जनता पार्टी भी नीतीश कुमार के साथ चाहे जितना भी वो नील डाउन करा ले, बर्दाश्त करने के लिए तैयार है। अब देखना होगा कि संजय जायसवाल के ऊपर हुए हमले, तारकिशोर प्रसाद, और एक बात और है कि संजय जायसवाल कुछ और भाषा बोल रहे हैं और तारकिशोर प्रसाद कुछ और भाषा बोल रहे हैं। इसमें भी काफ़ी कंट्राडिक्शन है। एक तरफ संजय जायसवाल कहना है कि सरकार यानी नीतीश कुमार पूरी तरह से आंदोलन को रोकने में अक्षम है, वहीं तारकिशोर प्रसाद कहते हैं कि सरकार अपना काम कर रही है। अब ऐसी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी दो तरफा रणनीति अपना रही है। इसके पीछे के कारण वो आंदोलन नहीं है बल्कि सत्ता है और सत्ता पर बने रहने के लिए हर तरह का हथकंडा अपनाया जाता है। देखना होगा कि नीतीश कुमार जो बार बार भारतीय जनता पार्टी को औकात दिखा रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी क्या उस स्थिति में है या भारतीय जनता पार्टी में उतना अहम है कि वो नीतीश कुमार से अलग होकर के खुद की रास्ता को अपनाए और ये बताने का प्रयास करे कि जो वो कर रही है सही है। निश्चित रूप से अगर आप गलत करते हैं तो आपके मन में चोर होता है और इसी के कारण लगातार इस स्कीम में, अग्निपथ स्कीम जो आई है, इस स्कीम में बदलाव हो रहे हैं और लोगों को समझाने का प्रयास किया जा रहा है। रोज नए नए बदलाव हो रहे हैं। सेना के अधिकारियों से लेकर के रक्षा मंत्री तक बाहर आना पड़ता है और गृह मंत्री भी इस पर आ करके ये कहते हैं कि हम यहाँ देंगे, हम वहाँ देंगे। इसका मतलब है कि आधे अधूरे मन से हड़बड़ी में राष्ट्रपति चुनाव और 2024 को टारगेट करके ये योजना लाई गई थी, जो कि पूरी तरह से पास नहीं बल्कि नीतीश कुमार के अनुसार फेल है, विपक्ष के अनुसार फेल है। सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के कहने से नहीं होगा। सभी विषयों में जब आपके फुल नंबर आएंगे तभी आप पास हो सकते हैं, वरना एक विषय में आप टॉप भी कर जाएं तो आपको पास का सर्टिफिकेट नहीं मिलता है। आज के इस पूरे विश्लेषण में हम यहीं विदा लेते हैं। फिर आपसे अगली बातचीत होगी और उसमें बहुत सारी बातें होंगी जो बिहार से जुड़ी हुई हैं। आपने बाकी की खबरें तो देखी होगी, उन खबरों को हमने इसमें शामिल नहीं किया है, लेकिन जो बिहार की वर्तमान स्थिति है उससे आपको रूबरू कराने का कोशिश किया है। हम एक बार फिर से चलते चलते अपील करेंगे उन सारे आंदोलनकारी बच्चों से कि आप संयम से आंदोलन करें,
शांतिपूर्ण आंदोलन करें। राष्ट्रीय संपत्ति आपकी है, आप उसको क्षति न पहुंचाएं। नमस्कार। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।